हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 12 फोटोसिंथेसिस। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग सबसे पहले टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो है फोटो रेस्पिरेशन। इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी दोस्तों। आपको याद होगा कि हमने केल्विन साइकिल क्या होता है उसको टोटली एक्सप्लेन किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों, C3 पाथवे यानी केल्विन साइकिल पूरा हमने बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप जाके जरूर से देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज हमारा 5वां लेक्चर है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है फोटो रेस्पिरेशन। तो देखते हैं फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है। तो ये क्या आता है, इट इज़ ए वेस्टफुल प्रोसेस जो कि लिंक होता है C3 साइकिल से, वेयर इंस्टेड ऑफ फिक्सेशन ऑफ CO2 इट इज गिवन आउट। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन फिक्सेशन होता है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा रिलीज हो रहा है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल जो है वो अटैच होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या किया जाता है, इट इन्वॉल्व्स 3 ऑर्गेनेल्स। तीन ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, पेरियोक्सोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 ऑर्गेनल्स जो होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, वो इसमें परफॉर्म करते हैं और हर एक का जो फंक्शन होता है वो भी अलग अलग होता है। एंड इट अकर्स इन ए सीरीज ऑफ साइक्लिक रिएक्शन, मतलब एक के बाद एक इनका रिएक्शन होता है। पहले क्लोरोप्लास्ट में होगा, फिर पेरियोक्सोम में होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा, और इसीलिए इसको PCO साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक और चीज़ है यहाँ पे कि जो एंजाइम होता है रुबिस्को नाम का, ठीक है ना, तो रुबिस्को नाम का जो एंजाइम है वो एक्ट करता है एज ए ऑक्सीजनेस, यानी कि ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करता है, जो कि बहुत ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन पे एक्ट करता है ऑक्सीजन का। एंड साथ ही में ये यहाँ से हमारा जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये एग्जैक्टली शुरू होता है। यानी कि एंजाइम जो है रुबिस्को, ये एक्ट करता है ऑक्सीडेशन परफॉर्म करवाने के लिए, और फोटो रेस्पिरेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, वैन RUBP यानी कि आपका जो बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो वो क्या करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं करता। यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और वो रिएक्ट करने के बाद बना लेता है इट फॉर्म से 3 कार्बन कंपाउंड, जिसको बोलते हैं PGA यानी फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। वो जो है बना लेता है 3 कार्बन का कंपाउंड बना लेता है, और साथ ही में बनाता है 2 कार्बन कंपाउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, यानी पहला तो वो 3 कार्बन का कंपाउंड बना जिसको फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड PGA बोलते हैं, एंड जब वो 2 कार्बन का कंपाउंड बना रहा है तो वो बना रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट। एंड आफ्टर दैट वो धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है, ये जो ग्लाइकोलेट है उसमें वो फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हो जाता है, जो कि धीरे धीरे शटल हो जाता है एक तरीके से क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पेरियोक्सोम में अंदर। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम्स में हो जाता है। तो पेरोक्सिसम में क्या होगा, तो इन पेरोक्सिसोम्स एंजाइम जो ग्लाइकोलेट होता है वो खुद उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, एंड ऑक्सीडाइज करने के बाद वो कन्वर्ट करता है ग्लाइकोलेट को किसके अंदर, ग्लाइऑक्सिलेट में। ठीक है, तो ग्लाइकोलेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लाइऑक्सिलेट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कॉल्ड ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेस। ये एंजाइम का याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं, MCQs जो क्वेश्चन होते हैं, बेसिकली देखो ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबिलिटी है होने का, तो आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आपका ये नहीं है कि आपको पूरा क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके जाना है, बड़े बड़े ब्रीफ लर्न करके जाना है। देखो ऑनलाइन एग्जाम्स में बेसिकली जो चांसेस होता है वो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं कि ऐसा कौन सा एंजाइम था जो कन्वर्ट कर रहा था ग्लाइकोलेट को ग्लाइऑक्सिलेट में, तो कौन सा था, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेस नाम का एंजाइम था। तो ऐसे आपको लर्न कर लेना है। इसके लिए हम बारी बारी से आपको लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ जाए। ठीक है, एंड धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, अमाइनो एसिड के अंदर, जो है ग्लाइकाइन बाय ट्रांस अमाइनेशन। तो जो प्रोसेस है हमारा ट्रांस अमाइनेशन, वो धीरे धीरे ग्लाइकोड जब ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो गया, एंड फिर वो धीरे धीरे उसको कन्वर्ट करता है किसमें, अमाइनो एसिड में, जिसका नाम है ग्लाइसिन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और वही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे होगा, ये 2 तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। पहला था हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, दूसरा पेरियोक्सोम में कैसा हो रहा था। अब तीसरा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसा हो रहा है हमारा रिएक्शन। तो देखो, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं ग्लाइसिन के, क्योंकि अभी अभी हमको ग्लाइसिन मिला, तो ये जो ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं सिराइन में, जो कि एक तरीके का अमाइनो एसिड ही है। एंड वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहां से क्या हो जाएगा, जब ये प्रोसेस होगा, सिराइन जो है ग्लाइसिन जो सिराइन में कन्वर्ट होगा दोस्तों, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाएगा। इसीलिए उसके अंदर से लगभग 25% जो है वो फिक्स कार्बन जो है वो लूज हो जाता है, यानी कि वो बाहर निकल जाता है। तो फोटोसिंथेटिकली, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो हो रहा है इसके अंदर, तो इसके वजह से यहाँ पे 25% जो फिक्स कार्बन था इस चीज के अंदर से वो क्या हो गया, लॉस हो गया। ये आपको याद रखना है। और ये जो सिराइन जो बना, ये सिराइन इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द पेरोक्सिसोम्स, यानी कि वो धीरे धीरे वापस से जो
पेरोक्सीजोन्स था वहाँ तक वापस चला गया एंड फिर से वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ग्लिसरेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया एंड बाद में इट इज़ कन्वर्टेड बैक टू द क्लोरोप्लास्ट एंड धीरे धीरे फिर से वो क्लोरोप्लास्ट में वापस से कन्वर्ट हो गया है टू अंडरगो द फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था क्या होता है। तो उसके अंदर वापस से जाके वो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस करेगा, परफॉर्म करेगा एंड यूटिलाइज करेगा इन द फॉर्म ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के फॉर्म में करेगा एंड जो कि यूटिलाइज करता है हमारा केल्विन साइकिल के अंदर यानी C3 पाथवे के अंदर। ओके दोस्तों, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एटलीस्ट ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ आज का, जो कि है C4 पाथवे। C3 पाथवे आपने पढ़ लिया प्रीवियस लेक्चर में, ये है हमारा C4 पाथवे, जिसको एक और नाम से जाना जाता है हैच स्लैग पाथवे। जैसे कि कैल्विन साइकिल नाम था C3 पाथवे का, वैसे C4 पाथवे का जो नाम है वो है हैच स्लैग पाथवे, ये आपको याद रखना है। तो जो प्लांट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन यहाँ पे जो करते हैं, इट टेक्स प्लेस बाय द कैल्विन साइकिल, ये तो हमने पढ़ा था, ठीक है ना, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो हो रहा था प्लांट्स के अंदर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कैल्विन साइकिल, जिसको C3 प्लांट्स भी बोलते हैं, C3 पाथवे बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो प्लांट्स को हम लोग C3 प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें जो पहला जो प्रोडक्ट बन रहा था वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के थ्रू 3 कार्बन का PGA बन रहा था, यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था, ठीक है। तो ये जो PGA बन रहा था इसमें किस में हो रहा था, ये C3 कार्बन C3 पाथवे में हो रहा था। लेकिन ये जो हमारा C4 पाथवे जिसका नाम है यहाँ पे हैच स्लैग पाथवे, एक और नाम है इसका, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन फिक्सेशन के, ये कोई 3 कार्बन का कंपाउंड नहीं है, ये है बल्कि 4 कार्बन का कंपाउंड, और इसका नाम क्या है दोस्तों, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। देखो डिफरेंस याद रखना, C3 में क्या बन रहा था, 3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी 3 PGA, करेक्ट है, 3 PGA बन रहा था, किस में बन रहा था, C3 में। वो ये आपको याद रखना है कि C4 में 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और इसीलिए ऐसे टाइप के प्लांट्स को C4 प्लांट्स भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और C4 प्लांट्स जो होते हैं ना, ये क्रैंज एनाटॉमी शो करते हैं। क्रैंज एनाटॉमी का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं ना, ठीक है ना, ऐसे प्लांट्स के अंदर इसमें पैलिसेड टिश्यू एब्सेंट होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, बंडल शीथ जो होता है वो वैस्कुलर बंडल्स के आसपास प्रेजेंट होता है, जाइलम फ्लोएम के आसपास, वैस्कुलर बंडल्स के आसपास बंडल शीथ प्रेजेंट होता है। और इसमें ये हो रहा है कि जो पायरुविक एसिड जो जनरेट हो रहा था बंडल शीथ के अंदर, सेल्स के अंदर, वो वापस से री एंटर हो जाता है किसके अंदर, मीजोफिल सेल्स के अंदर। एंड धीरे धीरे जब भी वो री एंटर करेगा मीजोफिल सेल्स के अंदर, तो वो क्या करता है, फॉस्फोनॉल पायरुविक एसिड को यहाँ पे रीजनरेट करता है, जिसके वजह से यहाँ पे एक ATP जो है वो कंज्यूम हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं सिंस ये जब कन्वर्जन होता है, ठीक है, तो इसके वजह से रिजल्ट क्या आता है, बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ AMP, ठीक है। तो AMP बनता है, ADP नहीं बनता है, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो है इसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पे, इट इज़ वेरी रिक्वायर्ड टू जनरेट द ATP फ्रॉम द AMP, ठीक है। तो ये चीज़ के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो C4 पाथवे है इसको लगभग 12 एडिशनल ATP लगते हैं, और C3 पाथवे को लगभग 18 ATP लगते हैं। तो ये डिफरेंस भी याद रखना है, क्योंकि देखो मेनली अगर मैं आपको बताऊँ C3 और C4 के बीच में डिफरेंशिएट पूछता ज़्यादा है एग्जाम में। अगर मैं बात करूँ, जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, तो आपको एक क्वेश्चन ज़्यादा तो देखने मिलेगा कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन C3 पाथवे एंड C4 पाथवे। तो बहुत सारे डिफरेंस मैंने बताए, वन ऑफ द डिफरेंस इज ऑल्सो हियर कि C4 पाथवे में लगभग 12 एडिशनल ATP लगता है, वही C3 के अंदर सिर्फ कितना लगता है, 18 ATP लगता है। ये ध्यान में रखना, ताकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो सके, और लगभग C4 पाथवे में 30 ATP लगते हैं, ठीक है। डिफरेंस पता चल रहा है दोस्तों, C3 में कितना लग रहा है, यहाँ पे C3 में 18 ATP लग रहा है ताकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन सके, वही C4 में कितना लगेगा, 30 मॉलिक्यूल। यानी कि इन शॉर्ट अगर आपको दोनों से कंपेयर करना होगा तो C3 में जो ATP लगता है वो कम लगता है, C4 में थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लगता है। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा C4 प्लांट्स होता है वो थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि एनर्जी क्या हो रहा है इसमें, ज़्यादा लग रहा है, करेक्ट है। तो एनर्जी ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे ऑब्वियसली, तो क्या होगा, प्लांट्स भी थोड़े से बेटर होंगे। एंड बेटर किस तौर पे होंगे, इसका मतलब क्या है, बेटर मतलब कौन से तौर पे, ये बेटर होंगे फोटोसिंथेसाइजर्स के रूप में, मतलब देयर इज नो फोटो रेस्पिरेशन इन दिस प्लांट, यानी कि इनमें फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा नहीं होता है। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यही था हमारा टॉपिक आज का, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा, ठीक है, कि क्या होता है हमारा C4 पाथवे, एंड बेसिकली जितने भी चीज़ें आज हमने पढ़ाई, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट ठीक से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। जल्द आपके सामने लेकर आ जाएंगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो भी होंगे इस चैप्टर के अंदर, वो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से पढ़ाने की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपका जो भी डाउट है या फिर क्वेरीज है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली मैसेज भेज सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ हमें फॉलो कीजिए दोनों अकाउंट पे, JR ट्यूटोरियल्स के अकाउंट पे भी और मेरा पर्सनल ID है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। और हमें कुछ क्वेश्चंस पूछना है या फिर हमसे बातचीत करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। ये वीडियो आप
आपको कैसा लगा है इसकी भी राय एंड सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे 11th स्टैंडर्ड के जितने भी फ्रेंड सर्कल है आपके फटाफट से शेयर कर देना ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच जाए। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार की कंटिन्यूसली वीडियो हम बनाते रहते हैं, आगे आने वाले दिनों में हम बहुत सारी और चीज़ें लाने वाले, तो बस आप कनेक्टेड रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।